हेलो दोस्तों। तो 12th का एग्जाम है नज़दीक और बढ़ रही है दिलों की धड़कन। नींद बहुत आती है और पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत कम है। तो इसके लिए मैं एक उपाय लेकर आया हूं आप लोगों का। तो आज हम लोग करेंगे जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर क्लास 12th के ऑर्गेनिक का ये चैप्टर है और हम लोग स्पेशल बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट करेंगे ताकि कम समय में और बहुत ज्यादा ना पढ़ के कम पढ़ के सारा का सारा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और उसी सिलेबस को केवल पढ़ने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इसको पढ़ने के बाद आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दरअसल भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, जरूर देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि मेरा सारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है और हमें फिर बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा और अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे और लाइक भी करेंगे और दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराएंगे। मैं अगले चैप्टर का भी इसी तरीके से अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी चैप्टर का मैं अच्छे तरीके से विश्लेषण करके सब कुछ एनालिसिस करके मैं उतने ही टॉपिक पर बात करूंगा जितने सिलेबस में है और जितने एग्जाम में आते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना हम लोगों को क्योंकि समय बहुत ही कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए केवल उतने पे बात करी जाएगी जितने पे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे जैव अणु चैप्टर को। तो जैव अणु चैप्टर क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए। हमारे शरीर में बहुत सारे अभिक्रियाएं होती रहती है और वो अभिक्रियाएं के लिए कुछ न कुछ अणु चाहिए, परमाणु चाहिए। तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के जैव अणु होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वसा है, एंजाइम्स है। तो खास करके हमारा डीएनए भी खुद एक अणु से बना हुआ है क्योंकि हमारे शरीर में है, जीवित शरीर के अंदर है, इसीलिए उसको लोग जैव अणु कहते हैं। ठीक है, और जैव शरीर में जो भी क्रियाएं होती रहती है, अभिक्रियाएं होती रहती है, ये इन्हीं के माध्यम से होता है और इन अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैव अणु में जो हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है जैव अणु के बारे में वो है हमारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रोटीन, फिर पढ़ेंगे हम लोग इसमें एंजाइम, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। तो ये मुख्य रूप से जैव अणु होते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग को बारी बारी से धीरे धीरे से पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करेंगे शुरुआत से, यानी कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, प्रोटीन का उससे छोटा है और बाकियों का सिलेबस बहुत छोटा है ना। अगर बिहार बोर्ड के देखा जाए, बिहार बोर्ड के क्वेश्चनों का पैटर्न देखा जाए तो ये काफी है। ये टॉपिक मैं जितना आज बताने वाला हूं उसी से केवल क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन करा हुआ है, हमारा पूरा बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का एनालिसिस करके हमने ये बनाया है। तो आप लोग जमे रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और उसके बाद आप जज करेगा कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कमेंट सही रहा और मेरा पढ़ाया हुआ बात सही रहा तो मैं अगले चैप्टर का भी वीडियो इस तरीके से बना दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, समय कम होते हुए भी हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट होता कैसा है, ये किस प्रकार के जैव अणु हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार का जैव अणु है कि जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी रहेंगे, मतलब OH रहेंगे। हाइड्रोक्सी करने का मतलब है OH, बहुत सारे हाइड्रोक्सी होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका परिभाषा है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी करने का मतलब बहुत सारा OH रहेगा और साथ में एल्डिहाइड रहेगा, या फिर क्या रहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कीटोन रहेंगे, है ना। तो अगर ऐसे यौगिक हमारे शरीर के अंदर है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड है और उसके साथ हाइड्रोक्साइड के साथ या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, तो ये इस प्रकार के अणु क्या कहलाएंगे, इस प्रकार के अणु कहलाएंगे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट। क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा बना सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद वैसे जैव अणु जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं, या फिर
ऐसा भी हमारे शरीर के अंदर होगा जिसके अंदर हाइड्रोक्सी तो होंगे लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होंगे। लेकिन जब उसका जल अपघटन कराया जाता है, क्या है, या जल अपघटन, जल अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दें, या तो सिंपल में पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सी के साथ में एल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे, या फिर किसी यौगिक का जल अपघटन कराएंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, जल अपघटन कराने के बाद ये मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ एल्डिहाइड और कीटोन मिलना चाहिए, या तो पहले से पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ एल्डिहाइड या कीटोन रहे, दोनों में से कोई, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, या फिर किसी यौगिक का जल अपघटन कराने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन मिले। तो इस प्रकार के जो अणु होंगे हमारे शरीर में, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो यह है कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा और इसका समझ, ठीक है, इसका कंसेप्ट। अब आएंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पर, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और हमारे सिलेबस में कौन कौन से केवल पढ़ने हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि बिहार बोर्ड का सिलेबस अच्छे से एग्जाम निकल जाए हमारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर कि कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग भागों में करके हम लोग द्वारा पढ़ा जाता है कार्बोहाइड्रेट को समझ बनाने के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा भी कहते हैं, सामान्य भाषा में शर्करा कहते हैं, जिसका मतलब होता है मीठा। ठीक है, जिसका मतलब होता है मीठा, ध्यान रखेंगे। तो ये शर्करा कार्बोहाइड्रेट मीठा ही होता है, ध्यान रखेंगे। सबसे मीठा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ये सब बातें भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार में किया जाता है, 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला है उसमें से हमारा, पहला है मोनोसेकेराइड। क्या पहला, मोनोसेकेराइड, पहला है हमारा मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, और सेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां, मोनो का मतलब होता है एक और सेकेराइड का मतलब होगा इकाई, एक इकाई। मतलब ऐसा है कि ऐसा जैव अणु, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करके हम लोग 2 भागों में नहीं तोड़ सकते। हम लोग देखे थे ना कि एक ऐसा अणु होगा जिसको जल अपघटन कराने के बाद हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिले या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले, ऐसा कुछ मिले, इस तरीके से कुछ मिले। लेकिन क्या है कि मोनोसेकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसका जल अपघटन करने के बाद कुछ मिलता नहीं है, वो अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से है, इसका जल अपघटन नहीं कर सकते हम लोग, इसका जल अपघटन करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जल अपघटन के बाद कुछ देता ही नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है इसका जल अपघटन में। तो जल अपघटन, इसमें क्या होगा, जल अपघटन होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, या फिर जल अपघटन करने के बाद ये एक से ज्यादा इकाइयों में टूटता ही नहीं है, ये एक ही रहेगा, है ना। इसमें केवल एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, एक कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, एक कार्बोहाइड्रेट इकाई होता है, या एक कार्बोहाइड्रेट अणु होता है, केवल इसमें एक कार्बोहाइड्रेट अणु होता है। ठीक है, इसीलिए ये 2 से ज्यादा या 2 में भी नहीं टूटते हैं, ये मोनोसेकेराइड इनका नाम होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, ये देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो परमाणु है हम लोग दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल में दोस्तों जो पहला है वो है ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड में ये ग्लूकोज भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों लिखा जा सकता है इसमें। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। जो हम लोग के सिलेबस में है बस उतना ही बात कर रहे हैं, हम लोग जितना सिलेबस में है उतना ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। एक है ग्लेक्टोज, ये हो गया, इसको फिलहाल हटाते हैं अभी हम। ज और सन में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये 4 है हम लोग के, ये 4 है मुख्य रूप से मोनोसेकेराइड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 नाम याद कर लीजिएगा मोनोसेकेराइड के। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चारों का सूत्र क्या है। चारों का सूत्र देखिए, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सूत्र यही है और ग्लेक्टोज का भी सूत्र यही है। राइबोज का सूत्र थोड़ा सा अलग है, राइबोज का सूत्र जो है वो थोड़ा सा अलग है। क्या है सूत्र, देखते हैं हम लोग, पहले ये देख लीजिए। राइबोज का जो सूत्र है वो है C5H10 और O5, बस। तो ये 3 सूत्र तो सेम है, तो जब सूत्र सेम है तो नाम अलग अलग क्यों है इनका, क्योंकि इनकी संरचनाएं अलग अलग है। हमने जब इनकी संरचनाएं देखेंगे, जैसे संरचना सिलेबस में आता नहीं है हम लोग का, हम लोग के बिहार बोर्ड सिलेबस में संरचना
का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो संरचनाएं हम जब देखेंगे इसके बारे में, तो संरचनाएं दोनों तीनों का अलग अलग होता है। जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, लेकिन फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करेंगे आगे स्ट्रक्चर पर लेकर के। तो मोनोसेक्राइड का 4 नाम ये याद रखना आप लोग को सूत्र के साथ, ठीक है। सूत्र के साथ ये 4 नाम आप लोग को याद रखने हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। जो हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज ये सबसे मीठा है। ये क्या है? मीठा कार्बोहाइड्रेट है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है फ्रक्टोज। कहां पाया जाता है? ये फल में पाया जाता है। फल में, पेड़ पौधे में जो फल लगते हैं उसमें पाया जाता है। वो जो मीठे होते हैं वो फ्रक्टोज के कारण मीठे होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में क्या जानकारी पूछा जाता है? तो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है? तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है, ये तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। बाकी राइबोज और ग्लूकोज के बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इन सबों को हम लोग इकाई कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इकाई कार्बोहाइड्रेट ताकि इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है। ये सबसे छोटे वाले हैं, ठीक है। इनको तोड़ के 2 कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते कोई भी, ये सिंगल वाले हैं, ठीक है। तो इकाई कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है इस तरीके से। अब किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड समूह होगा, अब किसी में अल्कोहल समूह होगा। अब किसी में एल्डिहाइड समूह होगा, किसी में अल्कोहल समूह होगा। तो इस बेसिस पे कि किसमें एल्डिहाइड है किसमें अल्कोहल है, इस बेसिस पे मोनोसेक्राइड के भी 2 प्रकार किए जाते हैं। 2 प्रकार किए जाते हैं इस आधार पे कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। इसके आधार पे मोनोसेक्राइड के 2 वर्गीकरण किए जाते हैं, 2 प्रकार में बांटे जाते हैं। कैसे, कौन कौन सा वर्गीकरण है? तो जब अगर एल्डिहाइड होगा तो इसको एल्डो कहेंगे, एल्डो मोनोसेक्राइड। क्या कहेंगे? एल्डो। अब जब कीटोन होगा तो इसको कीटो कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटो मोनोसेक्राइड कहेंगे इसको, कीटो मोनोसेक्राइड। अब इसके नामकरण में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन के नाम का भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कार्बन की संख्या का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे अगर कार्बन की संख्या 3 है तो हम लोग ट्रायोस कहेंगे, ट्रायोस। कार्बन की संख्या 4 है तो टेट्रोस कहेंगे, टेट्रोस, ठीक है। कार्बन संख्या 5 है तो इसको पेंटोस कहेंगे। कार्बन संख्या 6 है तो इसको हेक्सोज कहेंगे, हेक्सोज, ठीक है। इसको हेक्सोज कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सब बातें आप लोग। अब देखिए, अब मैंने आप लोग क्या बताया था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। ये संरचना पर निर्भर करेगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। ये बात हम लोग करेंगे आगे, संरचना देखेंगे इसका। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज में कीटोन होता है। अब देखिए पहले इस पे बात करते हैं, ग्लूकोज पे बात करते हैं। ग्लूकोज एल्डिहाइड समूह का है तो हम लोग इसको एल्डो नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इसको एल्डो नाम देंगे। अब एल्डो के साथ साथ देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 6। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो 6 वाला में हेक्सोज कहेंगे। तो इसको हम लोग पूरा नाम, ग्लूकोज का जो पूरा नाम होगा, इसको मैं मिटाता हूं अभी। ग्लूकोज का जो पूरा नाम होगा उसको हम लोग कहेंगे एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज ये है, ये जो है ग्लूकोज वो एल्डोहेक्सोज का वर्गीकरण है। एल्डोहेक्सोज के अंतर्गत ये आएगा। एल्डोहेक्सोज क्यों? एल्डो यानी एल्डिहाइड समूह है और हेक्सोज यानी 6 कार्बन है। 6 कार्बन का हेक्स होता है तो 6 कार्बन है, इसलिए इसको एल्डोहेक्सोज कहते हैं। अब फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन समूह होता है, लेकिन इसमें भी 6 कार्बन है। इसमें भी क्या है? 6 कार्बन है। तो कीटोन समूह के लिए कीटो शब्द इस्तेमाल करेंगे, कीटो, और 6 कार्बन के लिए हेक्सोज तो कीटोहेक्सोज। तो ये फ्रक्टोज के लिए नाम आ जाएगा कीटोहेक्सोज। तो यहां से ये दोनों जानकारी याद रखना है हम लोग को। ये एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं कि ग्लूकोज कैसा मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये है एल्डोहेक्सोज और फ्रक्टोज कैसा है? कीटोहेक्सोज। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये था पहला वर्गीकरण मोनोसेक्राइड, जिसमें 4 नाम आते हैं। 4 नाम को याद रखना आपको। 4 नाम के बारे में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज्यादा बात पूछे जाते हैं और उनके बारे में क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो हमने आपको बता दिया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है 7 नंबर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आप लोगों का। अब आते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का दूसरा वर्गीकरण। ये पहला वर्गीकरण हुआ ना, दूसरा वर्गीकरण क्या है? ठीक है, तो दोस्तों दूसरा वर्गीकरण जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का वो है ओलिगोसेकेराइड। वो क्या है? ओलिगोसेकेराइड। अच्छा, एक बात पीछे की ओर हम रिपीट करते हैं। ग्लूकोज को हमने बताया कि वो तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत करने का मतलब है, देखिए जब भी हम लोग गर्मियों के दिन में ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर थकान उकान को दूर करने के लिए हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं। ग्लूकोन डी तो ग्लूकोज ही है,
डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है, हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, खास करके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे। तो वो डी टाइप का ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से हमें तत्कालिक ऊर्जा मिलती है, हम अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं अपने आप को, ठीक है। वो बात हो गई। आते हैं दूसरे बात, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों, उसमें क्या बात है, उसमें ओलिगोसेक्राइड मतलब तो कार्बोहाइड्रेट का इकाई हो गया, इकाइयां। अब ओलिगोसेक्राइड में क्या है कि 2 से लेकर के 10 अगर इकाइयां बनती है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराए, और जल अपघटन कराने के बाद 1, 2 या फिर 10 तक, 2 या 10 इकाई में अगर ये टूटता है, 2 या 10 इकाई में अगर ये टूटता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। इस हाइड्रोकार्बन को क्या, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। अगर कोई अणु बताएंगे एग्जाम्पल तो हम देंगे कि कौन सा ओलिगो में आता है। पहले समझिए बात को कि कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसको जल अपघटन कराए और वो 2 ये दे रहा है, या फिर 3 या 4 या 5 टुकड़ों में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है, तब हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब ओलिगोसेक्राइड में भी अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे अगर केवल 2 अणु में टूटता है, तो उसको डाइसेक्राइड कहेंगे। अगर 2 अणु में टूटा है तो डाइसेक्राइड, 3 अणु में टूटता है तो ट्राइसेक्राइड, ठीक है। और 4 अणु में टूटता है तो टेट्रासेक्राइड, 5 अणु टूटेगा तो पेंटासेक्राइड। इसी तरीके से ज्यादा करेंगे, और हम लोग सबको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे ओलिगोसेक्राइड। तो अब देखते हैं ओलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या क्या है, उदाहरण क्या क्या है। ओलिगोसेक्राइड की परिभाषा क्या देंगे, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन के बाद 2 से लेकर 10 तक कार्बोहाइड्रेट इकाइयां प्राप्त की जा सकती है, उसको हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जांपल में। ओलिगोसेक्राइड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर 2 अणु में टूटता है तो डाइसेक्राइड कहेंगे, 3 अणु में टूटता है तो ट्राइसेक्राइड कहेंगे, 4 अणु में टूटता है तो टेट्रासेक्राइड कहेंगे। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों की। अब आते हैं हम लोग इसके एग्जांपल पर कि ओलिगोसेक्राइड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो देखिए, पहला है सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। पहला है सुक्रोज, ठीक है, पहला है सुक्रोज, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा है लेक्टोज। लेक्टोज भी लिख सकते हैं, लेक्टोज भी लिख सकते हैं। तीसरा है माल्टोज। तीसरा है माल्टोज। क्या है तीसरा, माल्टोज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा क्या है, माल्टोज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या होता है, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। चीनी क्या है, सुक्रोज है। चीनी क्या है, सुक्रोज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेक्टोज का भी सूत्र यही होगा। फिर से सारा सूत्र एक ही आने वाला है, बस इनके संरचनाएं अलग अलग होती है, इनके संरचनाएं अलग अलग होती है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर बात क्या है कि जो लेक्टोज है हमारा, लेक्टोज कहां पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, दूध में। ये क्वेश्चन बार पूछा जाता है, लेक्टोज कहां पाया जाता है, या दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो लेक्टोज, ठीक है। याद रखिए, दूध में पाया जाने वाला जो अणु लेक्टोबैसिलस, लेक्टोज से संबंधित है। दूध में अम्ल कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लेक्ट से संबंधित है। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट लेक्टोज, लेक्ट से संबंधित है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेक्टोज होता है दूध में पाया जाने वाला हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे, क्योंकि ये ओलिगोसेक्राइड है तो इनको जल अपघटन कराएंगे तो 2 या 3 या 4 या 5 6 अणु में टूटेंगे। तो हम लोग ये देखना है कि सुक्रोज को जब जल अपघटन कराएंगे तो किस अणु में टूटेंगे, लेक्टोज को कराएंगे तो किस अणु में टूटेंगे, माल्टोज को कराएंगे तो किस अणु में टूटेंगे, ये हम लोग को अब ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जितने भी है ये सब के सब डाइसेक्राइड है। अब हम लोग के सिलेबस में डाइसेक्राइड ही पढ़ना है, ट्राइसेक्राइड वगैरह नहीं पढ़ना है। ओलिगोसेक्राइड के अंदर डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम लोग को केवल और केवल डाइसेक्राइड ही पढ़ना है। अब ये केवल 3 ही नाम याद रखेंगे आप लोग, 3 से ज्यादा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले बार 4 नाम और उसके बाद ये 3 नाम सूत्र के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जल अपघटन कराने के बाद कौन कौन सी चीजें हम लोग को मिलती है, ठीक है। आते हैं हम लोग उस पर। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का जब जल अपघटन कराया जाता है तो कौन कौन से अणु में टूटते हैं। तो पहला हम लोगों ने ले लिया है सुक्रोज। क्या ले लिया, सुक्रोज,
सुक्रोज बोल सकते हैं, सुक्रोज भी बोल सकते हैं। जब इसका जल गठन कराया जाता है तो हम लोग को दो तरीके के कंपाउंड या दो तरीके के यौगिक हम लोग को मिलते हैं। तो पहला जो यौगिक है वो है ग्लूकोज। क्या है वो? ग्लूकोज। और ये क्या है? ये फ्रक्टोज। ये क्या है? फ्रक्टोज। आपको यही याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सुक्रोज का जल गठन कराएंगे तो क्या क्या चीजें बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके जल गठन से प्राप्त होती है? तो सुक्रोज। ये क्वेश्चन पूछेगा। अब ध्यान रखें, अब ग्लूकोज क्या होते हैं? ग्लूकोज अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज होता है वो एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, दो तरह के ग्लूकोज होते हैं। और उसके बाद भी एल में भी अल्फा और बीटा और डी में भी अल्फा और बीटा ग्लूकोज होते हैं। मतलब पूरे 4 प्रकार के ग्लूकोज पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग को इतना अंदर तक पढ़ाई नहीं करनी है, इतना अंदर करेंगे सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा और हम लोग इसी सिलेबस को कम करने के लिए पढ़ रहे हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन अगर पूछता है ज्यादा तो इसको याद रखेगा अल्फा डी ग्लूकोज, इसको याद रखेगा अल्फा बीटा फ्रक्टोज। क्या याद रखेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज याद रखना है, इसमें बीटा डी फ्रक्टोज याद रखना है। लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये वाला और ये वाला चीजें नहीं पूछती है, लेकिन कभी पूछ दे तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, ताकि एक दो क्वेश्चन नया एक्स्ट्रा डालता ही डालता है। आते हैं अगला पर। अगला है हमारा माल्टोज। अगला क्या है? माल्टोज। माल्टोज का भी सूत्र वही होगा, माल्टोज का सूत्र वही होगा। जल गठन कराएंगे तो ये हम लोग को मिलेगा। देखिए इसमें भी 2 अणु मिल रहा है। ये कौन सा अणु है? ये ग्लूकोज का अणु है। ये कौन सा अणु है? ग्लूकोज का अणु है। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज। इसीलिए अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त करना आसान है, क्योंकि हमेशा हम लोग को अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलता है और ग्लूकोन डी अल्फा ग्लूकोज ही है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है हमारा सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। अब अगला है लेक्टोज। अगला है लेक्टोज, जो दूध में पाया जाता है, लेक्टोज हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें ग्लूकोज बनेंगे और ग्लेक्टोज बनेंगे, ग्लेक्टोज बनेंगे, ग्लूकोज बनेंगे और ग्लेक्टोज बनेंगे। ये कौन सा? बीटा डी। और ये भी कौन सा? ये भी बीटा डी। तो आपको बस ये याद रखना है कि किसके जल गठन से क्या क्या चीजें बनती है। देखिए सुक्रोज के जल गठन से भी 2 इकाइयां बन रही है, माल्टोज के भी जल गठन से 2 इकाइयां बन रही है और लेक्टोज के भी जल गठन से 2 इकाइयां बन रही है। इसको हम डाइसेक्राइड कहेंगे। डाइसेक्राइड ओलिगो, ये ओलिगोसेक्राइड के अंदर डाइसेक्राइड में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है इनका ओलिगोसेक्राइड का सारा कहानी। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। इसका संरचना नहीं आता एग्जाम में। संरचना कभी होगा जब हमें पूरा सिलेबस पढ़ा रहा होगा, उसे मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम सिलेबस को कम करने में लगे हैं और एग्जाम को अच्छा करने में लगे हैं, इसलिए अभी केवल यही देखना है हम लोगों को। ये कंप्लीट है यहाँ तक ओलिगोसेक्राइड। तो हम लोग अब आएंगे तीसरे प्रकार में, ठीक है, तीसरे प्रकार में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का तीसरा वर्गीकरण, जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। क्या नाम है तीसरा? पॉलीसेकेराइड। अब पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और सेकेराइड मतलब इकाइयां, कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां। थोड़ा माफी चाहूंगा दोस्तों, राइटिंग मेरा बहुत खराब है, तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे और उसके बाद आप ये लिखा हुआ बातों को देखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे इकाइयां। हम लोगों ने देखा कि अगर केवल और केवल एक ही अणु है कार्बोहाइड्रेट का तो उसको मोनोसेकेराइड कहेंगे। अगर 2 से लेकर 10 तक टूटते हैं तो उसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। अगर 10 से ज्यादा वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल गठन के बाद 10 से अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसेकेराइड। परिभाषा यही होगा, दोबारा रिपीट करके आप लोग लिख लेंगे पीछे करके। अब क्या है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा जिसको हम लोग जल गठन कराएंगे तो 10 से अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। क्या है? 10 से अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल में। इसके एग्जांपल में 3 नाम याद करने हैं। इसके पहला वाला एग्जांपल में 4 नाम, दूसरा वाला का एग्जांपल में 3 नाम और तीसरा वाला के एग्जांपल में भी 3 नाम ही याद करने हैं आप लोग को। कौन कौन सा? पहला है स्टार्च। पहला क्या है? स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च क्या है दोस्तों? स्टार्च पौधों में भोजन के रूप में जमा होता है। जो हम लोग कोई भी पौधे का जो भाग खाते हैं हम लोग, पौधे का कोई भी भाग जैसे जो खाने लायक है, ठीक है, जैसे उसका फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं ना, ये सब चीजें, बीज खाते हैं किसी का, तो वो स्टार्च है। पौधों में पाया जाने वाला वो स्टार्च है जो हम लोग खाते हैं। मनुष्य के भोजन का मुख्य स्रोत है ना, हम लोग के भोजन का ये मुख्य स्रोत है स्टार्च, जो पौधों में पाया जाता है, ठीक है। अब स्टार्च जो होता है, स्टार्च के अंदर 2 प्रकार के संरचनाएं होती है। 2 प्रकार की संरचना होती है। संरचनाएं 2 प्रकार की होती है। एक ऐसा स्टार्च जिसका संरचना श्रृंखला होता है, सीधा होता है, उसको एमिलोज कहते हैं। और एक ऐसा स्टार्च जिसका श्रृंखला जो है शाखा जैसा होता है, इस तरीके से शाखा जैसा रहेगा श्रृंखला, तो उसको लोग एमिलोपेक्टिन कहते हैं, ठीक है। ताकि अब स्टार्च है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारी इकाइयां होगी, छोटे छोटे इकाइयां जुटे हुए होंगे जिसको जल गठन करके तोड़ा जाता है। तो जो छोटे छोटे इकाइयां होंगी अगर वो सीधा जुड़ा हुआ है तो उसको लोग बोलेंगे एमिलोज।
अगर वो शाखाओं के रूप में जुटा हुआ है तो उसको कहेंगे एमिलोपेक्टिन। अगर हम स्टार्च का एक बंडल लें, स्टार्च का 100 एक बंडल लें, तो उसमें मतलब स्टार्च में जितने भी मोनोसेकेराइड है, जितने भी इकाइयां हैं छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के, अगर 100 को इकाई लेते हैं तो 100 को इकाई में से 15 से 20 ऐसे इकाई होंगे जो एमिलोज होंगे यानी सीधी श्रृंखला में होंगे, और 80 से 85 ऐसे इकाइयां होंगी यानी एमिलोपेक्टिन ऐसे होंगे जो शाखा श्रृंखला में होंगे। ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ। और एमिलोज और एमिलोपेक्टिन मिलकर ही स्टार्च बनाते हैं। मैंने स्टार्च बन गया पूरा का पूरा। स्टार्च के अंदर ना दिख रहा है ये ऐसा संरचना है, संरचना का आधार पर ये नाम है, कोई अलग चीज नहीं है। ध्यान रखें। सेलुलोज दूसरा है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में यही है कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, लकड़ियों में, देखिए लकड़ियों में लिख दिया है, लकड़ियों में, लकड़ी में, सूती वस्त्र, जूट, ये सब में पाए जाते हैं ये सेलुलोज। ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे सेलुलोज के बारे में। और सेलुलोज के बारे में एक और चीज, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, याद है ना आप लोगों को, बायोलॉजी में पढ़ता है। ठीक है, आते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन देखिए ये दोनों के दोनों जो है ना पौधों में पाए जाते हैं, पौधों में, ये दोनों के दोनों पौधों में, लेकिन ये वाला जो है ये जंतुओं में पाया जाता है। किसमें? जंतुओं में। ये किसे पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में पाया जाता है। देखिए प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट का ये रूप है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में रहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट प्राणियों के शरीर में किस रूप में पाए जाते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसे प्राणी स्टार्च कहा जाएगा? प्राणी स्टार्च, स्टार्च पौधा है, पौधे में पाया जाता है, लेकिन प्राणी स्टार्च कौन है? तो ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में ये कहां पाए जाते हैं? तो यकृत, मांसपेशियां, मस्तिष्क में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? यकृत में, मांसपेशियां में और मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल। अब हम लोग देखेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या है और इनके जल अपघटन से क्या क्या चीजें बनती है। ठीक है, चलिए इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है? एक ही फॉर्मूला जिसमें तीनों आ जाएंगे, एक ही फॉर्मूला में तीनों आ जाएंगे। फॉर्मूला हम यहां पर लिख देंगे C6H10O5 और इसमें N यानी बहुत सारा, N यानी बहुत सारा एक साथ जुड़े हुए हैं। ये अणु ऐसा अणु बहुत सारा एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये N, ये तीनों का फॉर्मूला है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर के आधार पर ही अलग अलग वर्गीकरण है, स्ट्रक्चर के आधार पर ही सबका नामकरण है। संरचना कैसा उसी के आधार पर ये नाम है। ये फॉर्मूला तीनों का है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इनका जल अपघटन कराने से क्या क्या चीजें हम लोग को मिलती है। जल अपघटन कराने से क्या क्या चीज मिलती है, तो वही इंपॉर्टेंट है हम लोग का जल अपघटन वाला। ठीक है, तो आते हैं इनके जल अपघटन पर। तो देखिए क्या है इसमें, तो स्टार्च का सूत्र लिख दिया, इसका जल अपघटन कराएंगे। तो सबसे पहले स्टार्च में जितने भी अणु लगे हुए हैं सारे अणु अलग अलग हो जाएंगे। 5 अणु है तो 5 माल्टोज बनेगा, N अणु है तो N माल्टोज बनेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि माल्टोज का दोबारा से जल अपघटन कराया जाए, माल्टोज का दोबारा से जल अपघटन कराया जाए तो माल्टोज के एक अणु से 2 कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये हम लोगों ने ओलिगोसेकेराइड में देखा, ओलिगोसेकेराइड में माल्टोज से 2 अणु ग्लूकोज के बनते हैं। ठीक है, तो N माल्टोज है तो 2N बनेगा, 2 गुना ये ग्लूकोज के अणु हो गए। ठीक, स्टार्च का जो अंतिम उत्पाद है, याद रखिएगा स्टार्च के जल अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? स्टार्च के जल अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ध्यान रखिए। सेलुलोज का भी जल अपघटन कराएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन का भी करेंगे, क्या मिलेगा? ग्लूकोज। तो सब के सब लास्ट में ग्लूकोज में टूट जाएंगे। और हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं हमारे प्रकृति में, वो ना तो मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं ना ही डाइसेकेराइड पाए जाते हैं, वो पॉलीसेकेराइड के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो ये जल अपघटन का सारा क्रिया खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ संरचनाएं देख लेते हैं, ताकि कुछ संरचनाएं पे क्वेश्चन रहती है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि का जो संरचना है, कुछ संरचनाएं हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार का होता है और हम लोग कैसे उसका अध्ययन करेंगे समान रूप से। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग कुछ संरचनाएं देखते हैं जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसका हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज का संरचना। ग्लूकोज का संरचना क्या करना है? 6 कार्बन को इस तरीके से बैठा देना है, 1 2 3 4 5 6। ऊपर में एल्डिहाइड समूह रहेगा और नीचे में H2OH इस तरीके से। अब यहाँ पे OH लगाना है, इसके बाद यहाँ पे OH लगाना है, इसके बाद यहाँ पे OH लगाना है और इसके बाद यहां तक कर लिए। इसके बाद क्या है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सबसे पहले OH यहां लगाएंगे, उसके बाद OH इधर लगेगा, उसके बाद OH इधर लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये करना है। अब इसके बाद बाकी जो बच गए वो हाइड्रोजन, बाकी में जो बच गए वो हाइड्रोजन देंगे। अब बच गया लास्ट वाला में समझिएगा, लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट का जो कार्बन है, इस कार्बन के जस्ट ऊपर वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन के जस्ट ऊपर वाले कार्बन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें OH इधर देते हैं और एक इधर देते हैं,
तो ये संरचना ग्लूकोज का है, इसको डी ग्लूकोज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? डी ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर इसी संरचना का प्रतिबिंब बनाए CHO, ये कार्बन 2 3 4 5 6 H2OH, तो OH इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, इसका प्रतिबिंब है ना। इसमें OH इधर है तो इसमें भी OH इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा। इसमें H इधर है तो H इधर आ जाएगा, OH उधर चला जाएगा। और इसमें OH इधर आ जाएगा और H उधर चला जाएगा। अब इस प्रतिबिंब में देखिए कि OH जो है किस साइड में है। अगर OH इस साइड में है, ये वाला OH, तो उसको डी नाम देंगे। अगर OH इस साइड में है, कौन सा? लास्ट कार्बन के ऊपर वाला कार्बन का, तो उसको नाम देंगे एल ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का संरचना इस तरीके से याद रखेंगे। इसको OH इधर शुरू करेंगे, इधर इधर इधर, और फिर लास्ट में जैसा दोगे वैसा नाम पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, अब आते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? देखिए इसमें एल्डिहाइड समूह है ना, एल्डिहाइड समूह कार्बन के हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का हम लोग हेक्सोज बोल सकते हैं और एल्डिहाइड समूह के लिए एल्डो बोल सकते हैं। एल्डो हेक्सेज कह सकते हैं ना, हेक्सोज एल्डो हेक्सोज। ये ग्लूकोज कैसा होता है? एल्डो हेक्सोज। ये भी सेम एल्डो हेक्सोज। ठीक है, ये भी सेम है एल्डो हेक्सोज। अब इससे पूछा जाता है काइरल कार्बन। इसमें एक टॉपिक है काइरल कार्बन। काइरल कार्बन कितने होंगे? काइरल कार्बन कितने होंगे? तो काइरल कार्बन होता क्या, पहले ये समझिए। आइए, ये कार्बन है, ये कार्बन 4 बंध बनाता है किसी न किसी के साथ, चारों सिंगल बंधन 4 बनाएंगे। अब काइरल कार्बन इसको तब कहेंगे जब सब में अलग अलग प्रकार के अणु रहेंगे, सब में अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे, तब इसको हम लोग काइरल कहेंगे। अब अलग अलग नहीं होंगे तो इसको लोग क्या कहेंगे? काइरल नहीं है, अब काइरल कहेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने काइरल कार्बन है, इसमें से या इसमें से, दोनों तो ग्लूकोज का ही चेक कर लेते हैं जिसमें काइरल है। तो काइरल चेक करने के लिए क्या करना होगा? ये H2 को यहाँ से हटा करके 2 को H इधर दे देते हैं, ऐसे 4 बंधन इसका दिखाना होगा ना, 4 बंधन। अब देखते हैं इसका कार्य। इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, कार्बन का 4 बंधन दिखाना होगा, C डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से। तो इसमें काइरल कार्बन कितने हैं वो चेक करना है। तो देखिए ये तो 4 बंधन पूरे तरीके, एक सिंगल बंधन नहीं है चारों, तो ये तो काइरल होगा नहीं। चारों सिंगल बंधन नहीं है तो ये तो काइरल कहलाएगा नहीं। अब देखिए ये वाला कार्बन को, ये कार्बन देखेंगे, इस कार्बन के नीचे पूरा इतना समूह है, ऊपर में ये समूह है, बगल में ये है और इधर ये है, तो चारों तो अलग अलग चीजें जोड़ रखी है इन्होंने, तब ये हमारा काइरल कार्बन होगा, ये वाला हमारा काइरल कार्बन होगा। उसी तरीके से इसको चेक करोगे, ये भी हमारा काइरल कार्बन होगा। इसको कैसे चेक करेंगे? इसको पूरा से नीचे यहाँ से यहाँ तक और ऊपर में पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और ये बंधन ये और ये बंधन ये, तो ये भी काइरल कार्बन कहलाएगा। उसके बाद ये भी चेक करेंगे, ये भी काइरल कार्बन कहलाएगा। इसको चेक करेंगे, ये भी काइरल कहलाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन एक ही चीज 2 जगह है, तो ये काइरल नहीं कहलाएगा हम लोग का। ठीक है, ये काइरल नहीं कहलाएगा। इसमें काइरल कार्बन केवल और केवल 4 है। तो ग्लूकोज में काइरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, याद रखेंगे। ग्लूकोज में काइरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब ग्लूकोज का इस संरचना से एक क्वेश्चन आता है, अगर फ्रक्टोज में पूछ दे तो फ्रक्टोज के लिए फ्रक्टोज का संरचना हमको देखना पड़ेगा। आते हैं फ्रक्टोज के संरचना पर। तो फ्रक्टोज का जो सूत्र होता है उसमें 5 कार्बन का जिक्र है। ठीक है, तो 5 कार्बन फ्रक्टोज के सूत्र में 5 कार्बन, 6 कार्बन ना, 6 कार्बन, हाँ 6 कार्बन। 6 कार्बन में सजा लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। अब कीटोन समूह चाहिए। फ्रक्टोज में क्या था? कीटोन समूह होता है, तो कीटोन समूह किनारे नहीं बन सकता, बीच में बन सकता है, यहाँ पर। इधर वो H नहीं रहेगा, 4 बंधन तो पूरा हो गया इसका। ये रहेगा H2OH और यहाँ भी रहेगा H2OH। इस तरीके से पहले लोग सजा लेंगे, सजावट हो गया। अब हमको OH और H करना है, तो OH H कहाँ से किया जाए इसको समझ लेते हैं। अच्छा, तो इसमें शुरुआत करेंगे OH इधर से, OH बाकी H। अब यहाँ पे आ गए, अगर OH इधर दिए इसको डी फ्रक्टोज कहेंगे, और इसी का प्रतिबिंब बना देंगे तो एल फ्रक्टोज कहलाएगा वो, बस। और कुछ इसमें अंतर नहीं है। इसमें काइरल कार्बन पूछा जाएगा। काइरल कार्बन देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको पूरा लिख रहे हैं, OH हाइड्रोजन, इसको भी हटा रहे हैं हम, OH और हाइड्रोजन। अब काइरल कार्बन का पता करते हैं। तो ये तो इस कार्बन के साथ ये भी H है, ये भी H है, तो ये काइरल कार्बन तो नहीं होगा। ये तो 4 बंधन बना ही नहीं रहा है, 3 ही परमाणु पकड़ रखा, 4 सिंगल बंधन नहीं है इसके पास। इसको चेक करेंगे तो ये कि इधर ये पूरा इधर इतना सारा बना रहा, ये ऊपर में पूरा इतना सारा बना रहा, और इधर OH इधर H, तो ये तो काइरल कार्बन कहलाएगा। ये काइरल कहलाएगा, ये काइरल कहलाएगा, ये काइरल कहलाएगा, ये काइरल नहीं होगा। तो इसमें काइरल कार्बन कितने होंगे? 3। फ्रक्टोज में काइरल कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ग्लूकोज में 4 और फ्रक्टोज में 3। यही 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये जितनी भी जानकारी आप लोगों को हमने बताई, जितनी भी जानकारी हमने आप लोगों को बताई, ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट का था। लेकिन जे अणु में केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ना, जे अणु में कार्बोहाइड्रेट बाद प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट बड़ा था, ये हम लोगों ने कर लिया। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग बना के चेक करें, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद हमें कमेंट करें। ऐसे हम प्रोटीन, एंजाइम वगैरह भी बना रहा हूँ, आप लोग संतुष्ट, ध्यान, मतलब आराम रखेंगे अपने आप को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी छोटी सी बातें, बस उसको पे फोकस करना है, आप लोग का एग्जाम सही से जाएगा, ध्यान रखें। एक बात और क्या है कि जो हम लोग देख रहे थे ओलिगोसेकेराइड या फिर पॉलीसेकेराइड, जो लोग देखे ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, हम लोग क्या देखें कि इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, 2 से लेकर के 10 तक कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं इस तरीके से, और इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, 2 नहीं, 2 से ज्यादा, 10 से ज्यादा रहेंगे जुड़े हुए, तो ये जो है हमारा पॉलीसेकेराइड कहलाता है। अब ध्यान रखेंगे, 2 कार्बोहाइड्रेट जिस बंध से जुड़े होते हैं, उसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या नाम है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो अगर पूछा जाए कि सेलुलोज के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी अल्फा डी जो ग्लूकोज है, वो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा। अब ग्लाइकोसाइडिक बंध का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से याद रखेंगे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 तरफ बंध रहेंगे, और अगर इनको जुटना होगा तो बीच में ऑक्सीजन रहेगा जोड़ने के लिए। ठीक है, ये संरचना से क्लियर हो जाता है कि ओ क्यों ही आ रहा है, लेकिन हम लोग को उतना डिटेल में नहीं आ रहा है, ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। मैं बस एग्जाम पे फोकस करके, केवल एग्जाम के लिए, एग्जाम निकल जाए, कम समय में तैयारी हो जाए, उस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आते हैं हम लोग प्रोटीन पे आने से पहले मैं पीछे जो पढ़ा रहा था कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में भी कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि छूट गई है, तो ध्यान देंगे। ग्लूकोज का अपना चक्रीय संरचना भी होता है। चक्रीय संरचना कैसा होता है? चक्रीय संरचना वो देख लेंगे। ये संरचना बाद में पता चला था, शुरू में जो संरचना पढ़ रहे थे वही संरचना सही था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा? C2OH यहां रहेगा। अब OH देखिए ऊपर दे दिए हम, OH क्या किया? ऊपर दे दिया है, तो अब OH नीचे रहेगा, और फिर से OH ऊपर, और यहां पर OH नीचे, और यहां पर अगर OH ऊपर होता है तो इसको बीटा ग्लूकोज कहेंगे, अगर OH नीचे होता है तो अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। बस अंतर यही है दोनों में, बाकी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार का ग्लूकोज का संरचना होता है, जिसको बीटा कहते हैं, और अगर OH नीचे होता है तो उसको अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये परिवर्तन हो जाए, सबका उल्टा वाला नीचे ऊपर, ऊपर का नीचे कर दे, तो ये डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज बन जाएगा। अभी ये डी ग्लूकोज है, अगर सबका ऊपर वाला नीचे ऊपर कर दे तो ये एल ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो एल ग्लूकोज के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते, हम लोग डी ग्लूकोज के बारे में चर्चा करते हैं, केवल हम लोग सिलेबस में यही पढ़ना होता है। ये चक्रीय संरचना, और इसको याद रखेंगे कैसे बनाया हमने, इसको आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेंगे, और ये बनाने के ध्यान रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है कि पूछे संरचना बनाने के लिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान। हाँ, ये बीटा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज बनाना होगा, बस OH को नीचे रखेंगे, H को ऊपर, इसको पलट देंगे, ये अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। अल्फा एमिनो अम्ल, किसका? अल्फा एमिनो अम्ल, मतलब अल्फा एमिनो अम्ल ऐसे मिलके, बहुत सारा मिलके प्रोटीन का निर्माण हुआ है। बहुत सारा अल्फा एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण हुआ है। तो अब बात यह है कि अल्फा एमिनो अम्ल क्या है, अल्फा एमिनो अम्ल क्या होता है। तो आते हैं अल्फा एमिनो अम्ल पर कि अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं। तो अल्फा एमिनो अम्ल को देखा जाए तो अल्फा एमिनो अम्ल का संरचना होता है कुछ इस तरीके से, एमिनो अम्ल का संरचना होता है कुछ इस तरीके से, R रहेगा, है ना, कार्बन के चेन होंगे इस तरीके से, और COOH होगा। अब देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब अल्फा वाला पे NH2 लगा देंगे तो ये अल्फा एमिनो अम्ल कहलाएगा, इस पे लगा देंगे तो बीटा एमिनो अम्ल कहलाएगा, इस पे लगा देंगे तो गामा एमिनो अम्ल कहलाएगा। अल्फा अम्ल में मुख्य रूप से 2 क्रियाशील समूह होते हैं, एक होता है COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, और दूसरा होता है एमीन समूह होता है। तो प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक है, अल्फा एमिनो अम्ल से बना होता है, यह बहुलक है।
प्रोटीन बहुलक है अल्फा अमीनो अम्ल का, मतलब अल्फा अमीनो अम्ल बहुत सारा मिल करके प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अल्फा में केवल यही हो जाएगा, इसी पे अमीनो रहेगा, तो बाकी को हम लोग कार्बन का चेन के जैसा दिखा देंगे सिंपल से इस तरीके से। तो ये है अल्फा अमीनो अम्ल का सूत्र। ठीक है, ये है अल्फा अमीनो अम्ल का सूत्र, यहाँ पे CH होगा, 4 बंधन कार्बन का पुराना होगा। तो ये है अल्फा अमीनो अम्ल का सूत्र, इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फा अमीनो अम्ल का सूत्र ये है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना हम लोगों को। अब क्या है कि इसी प्रकार के अल्फा अमीनो अम्ल मिल के अगर ऐसा अणु 10,000 आणविक द्रव्यमान, 10,000, इसको यहां लिखते हैं अल्फा एमिनो अम्ल के बहुत सारे अणु मिल के अगर 10,000 तक आणविक द्रव्यमान का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं पेप्टाइड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड। लेकिन 10,000 से अधिक आणविक द्रव्यमान का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन। तो प्रोटीन की परिभाषा क्या रहेगी? प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल का बहुलक है जिसका द्रव्यमान 10,000 से अधिक होता है, उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बना है अल्फा अमीनो अम्ल से। अब इसमें भी अल्फा अमीनो अम्ल है अलग अलग, तो इसलिए जो बंध बना है इस बंध को कहते हैं लोग पेप्टाइड बंध। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध। ये बनता कैसे है पेप्टाइड बंध? तो देखिए, एक वो अल्फा एमिनो अम्ल है, एक और अल्फा एमिनो अम्ल मैं यहां पे ले रहा हूं, देखो कैसे CH। अब यहां पर COOH है, तो इसके सामने हम NH2 लेंगे, इसके सामने क्या लेंगे? NH2 लेंगे। और इधर रहेगा मेरा ये वाला, और COOH जो इसका होगा, इसका कहीं नीचे ले लेंगे ऐसे। एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का एमीन समूह आपस में ज्वाइंट होते हैं, आपस में क्या होते हैं? जुड़ने की कड़ी है ये दोनों। ठीक है, यहाँ का OH और यहाँ का H ये जल बन के बाहर निकल जाएगा। क्या बन के बाहर निकल जाएगा? जल बन के बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद जब इसका संरचना होगा वो बिल्कुल इस तरीके से दिखेंगे। ये पेप्टाइड बंध जुड़ा होता है, इसको ध्यान रखेंगे, बना रहे पेप्टाइड बंध बना रहे वापस से। तो ये बन जाएगा RCH NH2 और CO, केवल CO बचेगा। और इधर बचेगा क्या? NH बचेगा। इसमें क्या बचेगा? NH, और उधर से CHRCOOH। अगला बार जब अगला एमिनो अम्ल आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH इधर और R रहे इधर। अगला बार का फिर से एमीन वाला जो एमीन समूह है फिर से उधर जुटेगा, तो फिर CO ही बचेगा केवल, और इधर ऐसे जुट जाएगा उधर इस तरीके से। और इधर में भी NH बचेगा, और जैसे एक शाखा निकल जाएगा, जैसे इसमें से NH से शाखा निकला है ना, इस तरीके से। तो यहाँ जो बंध बना ना दोनों में, ये वाला बंध, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध में क्या होता है? पेप्टाइड बंध किससे बनता है? तो सबसे पहला सवाल, पेप्टाइड बंध किससे बनता है? तो दो एमिनो अम्ल में से एक में से कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे में से एमीन समूह के बीच में ये बंध बनता है, और इसका जो सूत्र होता है ये CONH ऐसे होता है। ये पेप्टाइड बंध का सूत्र क्या होता है? CONH, ये है पेप्टाइड बंध का सूत्र। तो प्रोटीन किससे बना है? एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। एमिनो अम्ल आपस में कैसे जुड़ते हैं? तो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, अब जुड़ने का तरीका अलग अलग है, सब इससे जुड़ेंगे, लेकिन R की जगह पे अगर अलग अलग चीज आती है, R क्या है? कार्बन का चेन है, तो R की जगह पर H भी हो सकता है, R की जगह पर CH3 भी हो सकता है, R की जगह पर CH2 CH3 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो R की जगह पे अलग अलग कार्बन की श्रृंखला आने से अलग अलग प्रोटीनों की निर्माण होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, R की जगह पे अलग अलग कार्बन की श्रृंखला आने से अलग अलग प्रोटीनों की निर्माण होती है। हम इसका चर्चा करेंगे आगे। अभी फिलहाल ये समझें कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक है जिसका द्रव्यमान 10,000 इकाई से अधिक होती है, और इसमें अलग अलग जो अल्फा अम्ल होते हैं वो किस तरीके जुड़े होते हैं? किस बंध से जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। किस बंध से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध से। 1,000 तक आणविक द्रव्यमान वाले अल्फा एमिनो अम्ल को हम लोग पेप्टाइड कहते हैं, और 10,000 से अधिक आणविक द्रव्यमान वाले पेप्टाइड अम्लों को क्या कहते हैं? हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे इसके। तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से बना हुआ है, तो प्रोटीन समझने से पहले हम लोग को एमिनो अम्ल समझना होगा। हम लोगों ने एमिनो अम्ल समझ लिया कि एमिनो अम्ल में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एमीन का, और एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अणु का एमीन समूह आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बन बनाते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। उसी श्रृंखला को नाम बोल देते हैं प्रोटीन, अगर उसका द्रव्यमान 10,000 से अधिक है तो। ठीक है, अब आते हैं एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला उदासीन एमिनो अम्ल। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एमिनो अम्ल में दो क्रियाशील समूह है, एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एक है NH2 का। तो ये जो है ये अम्ल है, अम्ल समूह है, और ये जो है ये क्षार समूह है।
तो अगर कोई अमीनो अम्ल का ऐसा श्रृंखला हो जिसमें ये अम्ल वाला और क्षार वाला समूह बराबर मात्रा में हो, तो अम्ल और क्षार कट के उदासीन हो जाएंगे, तो उसी को हम उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? वैसा अमीनो अम्ल जिसके अंतर्गत कार्बोनिक संख्या के बराबर एमीन समूह हो, कार्बोक्सिलिक समूह के बराबर में एमीन समूह हो, उसको हम लोग उदासीन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? एमीन समूह की संख्या बराबर होगी कार्बोक्सिलिक समूह की। उसी तरीके से अगला है अम्लीय एमिनो अम्ल। क्या है अगला? अम्लीय एमिनो अम्ल। इसमें क्या होगा? अम्ल वाला समूह जो है उसका संख्या ज्यादा होगा क्षार वाला से। किसका ज्यादा होगा? अम्ल वाला समूह। लिखेंगे वैसा अमीनो अम्ल जिसमें अम्लीय समूह यानी कार्बोनिक समूह की संख्या एमीन समूह यानी क्षारीय समूह से अधिक होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय एमिनो अम्ल कहेंगे। अब है तीसरा है क्षारीय एमिनो अम्ल। तो इसमें तो आप लोग समझ ही गए, इसमें क्या होगा? इसमें एमीन समूह का संख्या कार्बोनिक समूह से ज्यादा होगा, तो ये क्षारीय कहलाएगा, क्योंकि क्षार ज्यादा होगा तब क्षार बचेगा। इस तरीके से तो ये अम्ल के आधार पे था, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, ऐसे इस आधार पर था। ठीक है, एक और आधार है इसका आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब क्या है आवश्यक एमिनो अम्ल, क्या है अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है? तो इसको ध्यान समझेंगे। आवश्यक एमिनो अम्ल वैसे होते हैं जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता। जो चीज हमारे घर में नहीं है उसी की तो आवश्यकता होती है। ठीक है, जो चीज हमारे घर में नहीं है उसी की तो आवश्यकता होती है। ये आवश्यक एमिनो अम्ल ऐसे एमिनो अम्ल है जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता, लेकिन हमारी आवश्यकता है तो हम भोजन के माध्यम से उस एमिनो अम्ल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। और जहां भी आवश्यक एमिनो अम्ल का नाम लिखा रहेगा उस पर ऐसे चिन्ह रहेगा स्टार का। क्या रहेगा चिन्ह? स्टार का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अगला है अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, अगला है अनावश्यक एमिनो अम्ल। ये क्या? इसका निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम बाहर से खाएं तभी शरीर को मिलेगा, इसलिए इसको अनावश्यक कहते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में ये अम्ल मिल रहा है, इसको लोग अनावश्यक कह रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको आवश्यक कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो अब अनावश्यक एमिनो अम्ल के ऊपर ऐसा चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आवश्यक एमिनो अम्ल जो शरीर निर्माण नहीं कर पाता, अनावश्यक जो शरीर निर्माण कर पाता है वह है अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब क्या है? कुल एमिनो अम्ल की संख्या है, कुल जो है एमिनो अम्ल उसकी संख्या है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं हम लोग के शरीर में। ठीक है, जिसमें से 10 जो है वो आवश्यक एमिनो अम्ल है और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल है। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सभी का एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ताकि एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक दो नहीं पूछे जाते हैं तो अगले साल भी हो सकते हैं पूछे जाए, तो इसका ध्यान रखेंगे। सबका एग्जाम्पल कर लेते हैं। उदासीन वाला जो एमिनो अम्ल है उसका नाम है, उसका एग्जाम्पल है एलेनिन। एलेनिन नाम का एमिनो अम्ल है जिसमें जो उदासीन एमिनो अम्ल की कैटेगरी में आता है। दूसरा है क्षारीय में लाइसिन। नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि एग्जाम में ऐसे पूछता नहीं है ये सब, बस अगर कभी पूछ ले तो उसके लिए ग्लूमेटिक अम्ल। अम्लीय में है ग्लूमेटिक अम्ल, अम्लीय में है ग्लूमेटिक अम्ल। आवश्यक में है ट्रिप्टोफैन। और अनावश्यक में है ग्लूमेटिक अम्ल। ग्लूमेटिक अम्ल। तो ये कुछ है, और कुछ एग्जांपल आवश्यक अनावश्यक के हम देना चाहते हैं कोड के साथ। इनका कोड होता है, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल के कोड होते हैं, तो कोड के साथ हम लोग देख लेंगे थोड़ा इसको। तो ऐसी जमे रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एक बातें समझ में आएगी और क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आते हैं एमिनो अम्ल में। तो एक एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन। एमिनो अम्ल का समझना कुछ इस तरीके से होता है, यह है एमिनो अम्ल। अब इस आर की जगह पे रखा जाता है एच। आर की जगह पे क्या रखा जाता है? एच रखा जाता है। इस एमिनो अम्ल के आर की जगह पे एच रखा जाता है, और इसका जो प्रतीक है वो है GLY, ये सिंबल है। इसका कोड है G, इसका कोड होता है G। ऐसे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन बिहार बोर्ड में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ध्यान रखिए। ग्लाइसिन। अगला है एलानिन। एलानिन का जो आर की जगह पे क्या रखना है? तो CH3 रखना है। ALA इसका प्रतीक है,
और इसका कोड है ए। फिर अगला है वेलिन, इस पे स्टार लगा रहेगा ताकि ये आवश्यक एमिनो अम्ल है, ठीक है। और इसमें CH3 दो ठो होगा और CH2 होगा और इस तरीके से खाली होगा CH2, हाँ CH2 इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होगा। एक मिनट, CH और इधर से जुड़ा हुआ रहेगा, ये जुटा रहेगा, इसके जगह पे ये रहेगा इस तरीके से। तो अब इसका विलीन नाम है, इसका प्रतीक ये होगा और कोड ये होगा। अगला भी है क्या है, आवश्यक ही लिखने वाले ल्यूसीन। ल्यूसीन इसमें क्या अंतर है, इसमें CH3 का होल 2 के बाद CH और उसके बाद CH2 उसके बाद CH होगा, इस तरीके से होगा। इसको ल्यूसीन बोलते हैं, LUE, और इसका कोड होगा L। तो ये दो लिखवा दी है, या अगर पूछता तो यहीं से पूछेगा, इसे बाहर नहीं पूछेगा आवश्यक और अनावश्यक में। तो ध्यान रखेंगे, संख्या याद रखेंगे, आवश्यक का 10, अनावश्यक का 10, कुल है 20 एमिनो अम्ल है टोटल के टोटल, ठीक है। ये एमिनो अम्ल के बारे में जानकारी था। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन पे आने से पहले हम लोग देखेंगे एक पॉइंट बचा हुआ है, वो उसका नाम है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होता है? तो देखिए इस तरीके से ये संरचना है हमारा एमिनो अम्ल का। कभी कभी होता यह है कि इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस एज को देने लगता है और एज को खींचने लगता है इधर अपनी तरफ। तो ये कुछ ऐसा संरचना बनाता है। कब होगा? ये बिलियन में होगा, जलीय बिलियन, जल के अंदर। ये कब होगा? जल के अंदर होगा ऐसा चीज। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, NH3 हो जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। इसको ही बोलते हैं हम लोग ज्यूटर आयन। इसको क्या बोलेंगे? ज्यूटर आयन। आयन इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह है। ये एक उदासीन आयन है, सबसे पहली बात क्या है, ये उदासीन आयन है। लेकिन इसमें तो आवेश दिख रहे हैं, ये उदासीन आवेश है। ये ऐसा उदासीन आवेश है जिसमें प्लस और माइनस की संख्या समान होती है। दोनों आवेश है लेकिन उदासीन है, ध्यान रखिए, दोनों आवेश है लेकिन ये उदासीन आयन है। ज्यूटर आयन उदासीन होता है। अब ज्यूटर आयन का परिभाषा कैसे देंगे? तो जब एमिनो अम्ल को, जब अल्फा एमिनो अम्ल को या कोई भी एमिनो अम्ल को जल में डाला जाता है तो कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन दान कर सकता है और एमीन समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। प्रोटॉन यानी H+, जो H यहां से गया ना, इसको प्रोटॉन कह रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन दान कर सकता है और एमीन समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, और इस क्रिया में एक आयन बनता है जिसे हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं, ठीक है। यह है ज्यूटर आयन का परिभाषा। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन तक। प्रोटीन के बारे में हम लोग समझे कि एमिनो अम्ल का ये बहुलक है, ठीक है। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन आते हैं। एमिनो अम्ल के बारे में हम लोग समझ गए कि एमिनो अम्ल क्या होता है, कैसा होता है, छोटी बहुत जानकारी ले ली है ताकि एग्जाम में काम दे। अब है प्रोटीन की संरचना है। प्रोटीन की संरचना कैसे होती है, इससे भी एग्जाम में पीछे पूछा जाता है, तो इसको देख लेंगे। प्रोटीन की संरचना से क्वेश्चन क्या आता है? प्रोटीन की संरचना मुख्यतः 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। एक है रेखीय संरचना, इसको प्राथमिक संरचना भी कहते हैं लोग। प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? रेखीय संरचना, इसमें एमिनो अम्ल कुछ इस प्रकार से जुटे रहेंगे, सीधा सीधा, जैसे ऐसे एमिनो जुटे रहेंगे सीधा सीधा। इसमें कोई भी शाखा का कहानी नहीं रहेगा, सीधा सीधा रहेगा इस तरीके से, सरल रेखा। दूसरा है द्वितीयक संरचना। दूसरा क्या है? द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना 2 प्रकार के होते हैं। अल्फा हेलिकल। अल्फा हेलिकल में क्या होगा? इस प्रकार से प्रोटीन रहेंगे। दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। प्लीटेड शीट, इसमें क्या होगा? इसमें इस प्रकार से रहेंगे। और ये कैसे? ये उधर क्यों नहीं है, आगे की ओर है, इस प्रकार से देखिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे से कागज कंफर्ट बना दिया। ये प्लेटेड शीट जैसा द्वितीयक संरचना इसका होता है, इस प्रकार से द्वितीयक संरचना इसका होता है। तृतीयक संरचना, तृतीयक संरचना कैसा होता है? तृतीयक संरचना में इस प्रकार से कर सकते हैं कि बहुत सारे द्वितीयक संरचना वाले ऐसे रहेंगे, बहुत सारे। और बच गया चौथा चतुर्थ संरचना जिसको बोलते हैं चतुर्थ संरचना। चतुर्थ संरचना में क्या होगा कि ये एक हो गया द्वितीयक वाला, एक ये हो गया तृतीयक वाला, फिर ये हो गया, इसमें बहुत सारे रहेंगे और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। और प्रोटीन इसी रूप में पाया जाता है हम शरीर के अंदर। प्रोटीन क्या होता है? इसी रूप में पाया जाता है जटिल के अंदर। एक टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या है? विकृतीकरण। विकृतीकरण होता क्या है कि प्रोटीन हमारे शरीर में इस मात्र, इसको बताते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में इस रूप में पाया जाता है, चतुर्थ संरचना में, जटिल संरचना में। अब कोई भी परिवर्तन या तो ताप दे करके या तो रासायनिक अभिक्रिया करवा करके,
मतलब ताप परिवर्तन या विक्रिया करवा करके जब चतुस्संरचना को प्रोटीन के चतुस्संरचना को प्रारंभिक संरचना दिया जाता है, ये क्या होता है, ये अपने आप फूलने लगेगा और फूल के पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद सीधा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा प्रोटीन इस तरीके से। तो इसका परिभाषा क्या देंगे, विकृतीकरण का परिभाषा क्या होता है, इस प्रक्रिया को हम विकृतीकरण कहते हैं कि जब किसी भी जटिल प्रोटीन को किसी भी कैसा भी मतलब अलग अलग तरह का परिवर्तन किया जाता है, किसी भी जटिल प्रोटीन को ताप में परिवर्तन या किसी प्रकार की अभिक्रिया कराई जाती है, तो वो जटिल प्रोटीन फूलने लगता है और फूल के रेखीय संरचना में यानी प्राथमिक संरचना में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। कि ये जटिल संरचना प्रारंभिक संरचना में आ जाए। प्रोटीन के चतुस्संरचना का प्रारंभिक संरचना में परिवर्तन होना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो को पीछे करके परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। ये प्रोटीन के बारे में जानकारी हो गया। कुछ क्वेश्चन है प्रोटीन से संबंधित जो एग्जाम पूछ जाते हैं। पहला कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, केसिन। दूध में प्रोटीन कैसा होता है, केसिन होता है। और एक और प्रोटीन पूछा जाता है बाल और नाखून में, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो है निकोटीन। बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो है निकोटीन। दोनों को नाम याद रखेंगे, बालो प्रोटीन और निकोटीन, दोनों का नाम याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में हम विटामिन और एंजाइम और न्यूक्लिक अम्ल, ये तीनों का वीडियो बना के आप लोग को अपलोड करूंगा शॉर्ट में, ताकि आप लोग को आसानी हो, पढ़ाई करने में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े। ध्यान रहे, जिसको भी ये वीडियो स्लो लग रहा होगा तो वो फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। आप ही लोग के ही सहयोग से मैं ये वीडियो बना पाता हूँ। आप लोग के लाइक और कमेंट्स से अच्छा लगता है, ठीक है। धन्यवाद।